CSE क्लास 10 फिजिक्स के अपने 8 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट ए के सेकेंड पार्ट को। ठीक है, जो हमारा पहला पार्ट था पार्ट ए, उसका पार्ट 1 वीडियो जो कि ओम्स लॉ के पहले तक मतलब रेसिस्टेंस तक पहले वीडियो पे मैंने बता दिया है। अब ओम्स लॉ के बाद से जो भी बचता है यहाँ से लास्ट तक इस पहले एक्सरसाइज का वो कंप्लीट कर दूंगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी इस पूरे पार्ट के न्यूमेरिकल्स के ऊपर, तो उस वीडियो को भी स्किप मत करना। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो ओम्स लॉ में सबसे पहले आते हैं इस बॉक्स पे, जो कि ओम्स लॉ क्या बोलता है। ओम्स लॉ ये कहता है कि जो करंट फ्लो करता है के कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो उसके एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये है ओम्स लॉ। अगर अपने लैंग्वेज में लिखना है सो जैसा मैंने कहा वो आप लिख सकते हो, वरना फिर अगर आप इसको पूरा लर्न भी कर सकते हो चाहे तो। उसके बाद काफ़ी छोटी छोटी चीज़ है इस पेज से पूरे। एक चीज़ आता है यहाँ पर V बाई आई। यहाँ पर V जो है ना, यहाँ पर V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स, और I जो है वो करंट है जो फ्लो कर रहा है। वो क्या होता है, V बाई आई एक कांस्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, और V हम लिख सकते हैं I इंटू आर, मतलब करंट फ्लोइंग इंटू रेसिस्टेंस होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि यहाँ पर V है। ऑल राइट, उसके बाद आता है ये वाला बॉक्स, आप इसको भी मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और फिर एक फॉर्मूला आता है जो कि होता है यूनिट ऑफ आर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वी बाई यूनिट ऑफ आई। ठीक है, ये एक रिलेशन है जिससे न्यूमेरिकल्स आगे बनेंगे। ठीक है, अभी आपको तो पता ही है कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का होता है ओम, और ओम किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस वाले सिंबल से जिसे ओमेगा कहा जाता है। तो यहाँ तक तो काफ़ी बेसिक सारी चीज़ थी। फिर यहाँ से एक और फार्मूला है, इसको भी मार्क कर लेना, उसके और कुछ यूनिट्स है। फिर आ जाते हैं हम अपने IV ग्राफ पे। ये IV ग्राफ है, इस तरीके का बनता है, तो ये भी आप मार्क कर लेना। वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप मार्क कर सकते हो। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो यहाँ पर इसके लिमिटेशन बताएगी कि ओम्स लॉ इज ओबेड ओनली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। जब कंडक्टर का जो टेम्परेचर है कांस्टेंट होता है तभी ओम्स लॉ ओबे करता है। ठीक है, तो अब आता है एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में एक एक्सपेरिमेंट आता है, सो इस एक्सपेरिमेंट को भी आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को याद मत करना, एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसलिए होता है कि आपसे आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व हो सके। ठीक है, तो सर्किट दिया हुआ है, उसके बारे में दी हुई बात की किस तरीके से कौन सा कनेक्ट है वो पढ़ लेना, और उसका प्रोसीड्योर को पढ़ के जो भी ऑब्जर्वेशन आता है आप कोशिश करना, ट्राई करना बनाने की, वरना फिर अभी तो ये नहीं बनेगा। फिर अगर आप न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो अगर देखोगे तो उसके बाद ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद VI ग्राफ होता है, सो IV ग्राफ देख लिया था हमने, VI ग्राफ है ये, इसको भी एक बार पढ़ लेना, पढ़ के लेना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, उसके बाद आता है ओमिक और नॉन ओमिक रेसिस्टर। ठीक है, तो इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। इसके लिए क्या करो ना, पहले आप इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ, नोट को मार्क कर लेना, नोट बिल्कुल मत छोड़ना, कभी नहीं बोलते नोट को छोड़ना है हम। ठीक है, ओमिक और नॉन ओमिक को आसान बनाने के लिए इसका डिफरेंस बिटवीन याद कर लो, पूरे 3 के 3 एग्जाम्पल्स के साथ। सेम चीज़ लिखा हुआ है, मैंने पूरा मैच कर लिया है, आप एक बार चेक कर लेना, सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो 4 फैक्टर्स है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, थिकनेस ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, आप थिकनेस ऑफ कंडक्टर के साथ साथ लिख सकते हो उसका एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ कंडक्टर भी आप लिख सकते हो, फिर वहाँ लेंथ ऑफ कंडक्टर भी है। ठीक है, एरिया भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चारों ही जो आपके फैक्टर थे, चारों ही फैक्टर को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है, ये चारों ही फैक्टर को, तो आपको फैक्टर्स आपको याद रहेंगे तो आप उसके एक्सप्लेनेशन भी आराम से लिख दोगे, बस एक बार रीड करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, कुछ समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है अभी तक, यहाँ पर कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर अब याद करने वाली चीज़ है और रीड करने वाली चीज़ है। तो नोट है, नोट को फिर कभी नहीं छोड़ना यार, नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में। तो यहाँ पर क्या है, जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ठीक है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय 1 बाई एरिया। फिर रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पाई आर स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर एरिया को पाई आर स्क्वायर में भी हमने ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 2 चीज़ सीख लिया कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और एरिया जो होता है हम पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आर की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया, यहाँ पर हमने जो आपका आर है
हमने रो एल बाई ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो पी है ना, पी जैसा सिंबल, इसे रो कहा जाता है, RHO, ठीक है, सॉरी ROH, रो कहा जाता है। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनता है, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो तो वहीं रह जाएगा, एल वहीं रह जाएगा, और ए को हम पायर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको आगे न्यूमेरिकल्स में काफ़ी मदद करेगी। सो फॉर्मूला याद कर लेना यार, क्योंकि बार बार बुक पलट के बनाने, अभी तो आप बना लोगे, फिर अभी आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, करीबन और 1 महीने के बाद आपको प्री बोर्ड्स आपका हो ही जाएगा लगभग, और ज़्यादा स्कूल तो टानेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स है, उसको पढ़ लेना। उसके बाद यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्ट्रेशंस, वही चीज़ है, सेम चीज़ है कि यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू यूनिट ऑफ आर मैंने रेजिस्टेंस, और यूनिट ऑफ एरिया बाय यूनिट ऑफ लेंथ, तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो वो ओम इंटू मीटर, जिसे हम ओमेगा भी कह सकते हैं, ओमेगा मीटर। फैक्टर अफेक्टिंग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, 2 फैक्टर है, दोनों को पढ़ लेना। साथ ही साथ इस बॉक्स में ध्यान देना कि यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ सम सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ सब्सटेंस आप कोशिश करो कि आपसे याद हो जाए, जैसे कि मान लो मेटल्स में आप सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और टिन याद कर लो। इतना भी नहीं याद हो रहा है तो सिल्वर और कॉपर और एल्यूमिनियम सिर्फ 3 याद कर लो, क्योंकि ये सब अगर याद होगा तो क्या, तो ये सब निकालने का भी तरीका होता है, पर अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी चीज़ का। फिर सेमीकंडक्टर से आप ग्रेफाइट और कार्बन का याद कर लो, काफ़ी आसानी है। इंसुलेटर से ग्लास और डायमंड, जो वेरी कॉमन है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो ग्लास डायमंड तो कंफर्म है, वही पूछा जाएगा, कॉमन है बाकी, क्योंकि बाकी सबसे ये आसान है थोड़ा सा, इसीलिए पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर नोट इंक्लूड कर लेना भाई, ले मतलब मार्क कर लेना जो भी है। फिर कंडक्टिविटी पे आते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का, ठीक है, जिसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा हमारा 1/ρ भी हो सकता है, ठीक है, रेसिप्रोकल में है 1r/a, ई की जगह हम लिख सकते हैं पायर स्क्वायर, बन गया एक नया फॉर्मूला, वहीं ऐसा यूनिट दिया हुआ है इसका। और लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक है, वो है चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर। तो काफ़ी सारे वायर है, किन किन टाइप से वायर यूज़ किए जाते हैं फ्यूज़ में, या फिर आपका जो सर्किट है उसमें। तो पहला वायर है द वायर यूज फॉर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, और जो आपके इलेक्ट्रिकल में यूज़ होते हैं वो वायर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो जैसे कि कॉपर और एल्युमिनियम, ठीक है, क्योंकि उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, सो वो करंट को फ्लो करने से रोकता नहीं है, मतलब करंट आराम से फ्लो होता है, नोट पढ़ लेना। दूसरा द रेसिस्टेंस वायर और स्टैंडर्ड रेसिस्टर, वही बात है, रेसिस्टेंस काफ़ी कम होता है। तीसरा है फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो काफ़ी, क्या बोलते हैं, काफ़ी लो हीट कराता है, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा पावर अगर उससे पास हो रही तो तुरंत मेल्ट करके सर्किट ब्रेक कर देगा, और आपका जो अप्लाइंसेस है वो बच जाएंगे डिस्ट्रॉय होने से। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, सही बात है, उसमें भी ज़्यादा पावर आने से वो तुरंत मेल्ट हो जाता है, जिससे जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाता है। हीटिंग एलिमेंट अप्लायंस सच एज हीटर, टोस्टर, ओवन, ठीक है, ये सब में पहले से वायर लगी रहती है, जहाँ पर थोड़ा सा भी अगर इलेक्ट्रिसिटी करंट अगर बढ़ता है तुरंत वो अपने अंदर के फ्यूज़ को ब्रेक कर देगा। अगर आपका MCB ट्रिप नहीं होता और करंट फ्लो कर रही है, फ्यूज़ आपका वो मान लो फ्यूज़ वायर की जगह कॉपर की जगह कोई और वायर लगा दिया आपने, और वो करंट पास कर रहा है, तो आपके अप्लायंस में भी आएगा ना। तो आजकल अप्लायंस में क्या होता है, वो अपना एक फ्यूज़ वायर लगा कर रखते हैं कि जैसे हमारे ज़्यादा करंट आएगी वो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगा और आपका जो अप्लायंस है वो बच जाएगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो है वो है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का डेफिनेशन दिया है, एग्जाम्पल दिया, पढ़ लेना। जो भी कुछ था इस पार्ट से सब कुछ करवा दिया गया है, मार्क, ठीक है। मैंने ज़्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पर रखा है इस चैप्टर से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स और बेसिक। जैसे कि आपने देखा होगा पोटेंशियल डिफरेंस मैंने उतना अच्छे से नहीं बताया, फिर ओम्स लॉ मैंने उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, IV ग्राफ, VI ग्राफ एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसके न्यूमेरिकल्स और जो बेसिक सारी चीज़ें हैं और डायग्रामेटिक क्वेश्चन है उस पर फोकस कर रहा हूँ। सो ये चैप्टर जो भी एक्सप्लेन करना था, जो भी फिर कह सकते हो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवाने थे, वो सभी करवा चुके गए हैं। अब जो इसकी नेक्स्ट पार्ट आएगी, पार्ट 3, इस पर जितने भी आपके जिस भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पार्ट से, वो सारे ही न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। वो वीडियो भी करीबन सिर्फ 10 मिनट की होगी, उसको भी आप एक बार देख लेना, तो आपके जितने भी न्यूमेरिकल डाउट है, ठीक है, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये जो पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर बता देना
कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।